वेलकम टू स्टडी टू लर्न। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस में। आज हम पिछले 2 दिन का, आज का और पिछले कल का जो है करंट अफेयर वो हम कवर करेंगे। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। एंड पे हम नेचुरल रबर के बारे में पूरा कंप्लीट देखेंगे, वो उसका प्रोड्यूसर कौन है, कंज्यूमर कौन है, और उसके बारे में और भी फीचर हैं। क्योंकि रिसेंटली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो हम करते हैं उसमें हम इसको भी जोड़ लीजिए, रबर की भी जीएम क्रॉप को लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में हम सारी डिटेल एंड पे देखेंगे। वो लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये एक प्रोजेक्ट है, डिटेल प्रोजेक्ट है, वो जो लिडार की हेल्प से सर्वे किया गया है। तो अब हमें बताना है कि कौन सी संस्था ने इसको मतलब कि पब्लिश किया है। तो ऑप्शन है नीति आयोग, MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, देन देर इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड देन देर इज वर्ल्ड बैंक। सो इसका आंसर रहने वाला है बी, MOEFCC। इसने इसको पब्लिश किया है। अब क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। अब ये जो सर्वे जो प्रोजेक्ट किया गया है, इसमें क्या है कि सबसे पहले तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने किया है। इसने लीडार की हेल्प से किया है। लीडार क्या है? लीडार एक रिमोट सेंसिंग मेथड है जिसकी काफ़ी ज़्यादा वाइड एप्लीकेशन है। अगर सपोज करो लीडार के ऊपर लीडार की एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो जो भी ऑप्शन दिए होंगे आप बिना टेंशन के ऑल ऑफ द अबव कर सकते हैं, क्योंकि यूजली हर एक चीज़ में ही इसको यूज़ किया जा रहा है। जैसे इसकी एप्लीकेशन अगर हम देखें, ओशिनोग्राफी में भी यूज़ किया जा रहा है, एग्रीकल्चर में भी, जियोलॉजी में भी, आर्कियोलॉजी में भी। और दो तरीके का लीडार यूज़ किया जा रहा है। एक तो टोपोग्राफी के लिए, टोपोग्राफी मीन्स लैंड का मैपिंग के लिए, जिसमें ये नियर इंफ्रा लेज़र को यूज़ करता है। और सेकंड होता है इसका बैथीमेट्रिक। यहाँ लास्ट में देखिए बैथीमेट्रिक, जो वाटर के अंडर जो हमारा सी फ्लोर है, रिवर बेड एलिवेशन क्या है, वो सब मेज़र करता है। सो इसकी वाइड एप्लीकेशन है। अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन लीडार के ऊपर आता है तो उसके ऊपर मैक्सिमम चांसेस हैं आपके वो सारी की सारी स्टेटमेंट सही होंगी। ये जो प्रोजेक्ट जो था अवार्ड किया जाता है वेबकॉस, और ये एक PSU है जो किसके अंडर आती है? जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी। और जो फंड इसको दिया जाएगा वो कंपा फंड से यूटिलाइज किया जाएगा फंड इस प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में थी। अब ये क्यों न्यूज़ में थी? ये पहले भी काफ़ी बार न्यूज़ में रह चुकी है। एक बारी चाइना जो है वो यहाँ सप्तांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए जो UNDP के अंडर जो यहाँ पे इनको फंड्स मिलते थे वो रोक दिए गए थे। तो चाइना का ऐसा क्लेम है कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये उनकी टेरिटरी में आती है। सो हमें ये बताना है कि भाई ये कहाँ पे लोकेटेड है? भूटान में है, नेपाल में है, या चाइना में है, या इंडिया में? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। सो इसका आंसर है बी। सो ये भूटान में है, जो चाइना क्लेम कर रहा है कि उनकी टेरिटरी में आता है, लेकिन है ये कहाँ पे? भूटान में। सो आंसर क्या रहने वाला है? भूटान। बी विल बी आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टर्म है क्लास सेक्शन। अब ये बताना है कि इसका मतलब क्या है। क्लास सेक्शन सीन इन न्यूज़, व्हाट इज़ इट? फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोलती है, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो स्कूल टीचर्स ले रहे हैं उन बच्चों के अगेंस्ट जो लाइव स्ट्रीमिंग में वायलेट करते थे। और सेकंड है, ये ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो कलेक्टिवली क्लेम करता है कोर्ट के आगे। और थर्ड है, एक नई स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट की, जो नए वेरिएंट आ रहे हैं कोविड के, उसको कैसे टैकल करना है। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। सो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। सो ग्रुप ऑफ पीपल जो कलेक्टिवली क्लेम करते हैं कोर्ट के आगे। अब ये है क्या न्यूज़? देखो, ऐसा है कि जो साइक्लोन तोक्टियो हुआ था उसने ONGC जो हमारी बॉम्बे हाई कोर्ट के बैरेज वेसल है, और बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर इसको काफ़ी सारी वहाँ पे डेथ्स वगैरह हुई थी, काफ़ी डिस्ट्रक्शन इस साइक्लोन ने पैदा किया था। अब इसके लिए एक इफेक्टिव क्लॉज सेक्शन की हाईलाइट हीड है, मतलब ज़रूरत है। और क्लॉज सेक्शन क्या होता है? क्लॉज सेक्शन ये होता है कि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ऐसा लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एक्शन मिलजुल के, जो सिर्फ एक ऐसी कैलेमिटी की वजह से वो सफ़र किया, मतलब नंबर ऑफ पीपल हैव सफर्ड द सेम एंड सिमिलर इंजरीज। उस सभी को जब वो मिल के किसी एक कोर्ट के आगे जब वो ग्रुप कलेक्टिवली क्लेम करने जाता है तो उसको क्लॉज सेक्शन किया जाता है, उसको क्लॉज सेक्शन कहते हैं। तो ये इसके लीगल प्रोविज़न क्या है क्लॉज सेक्शन के? आप कंपनी एक्ट के अंडर भी जा सकते हो, कंपटीशन एक्ट के अंडर भी जा सकते हो, देन देर इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एंड देर इज़ सिविल प्रोसीजर कोड कंपनी एक्ट। सो होपफुली इट इज़ क्लियर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये इताई दवार इज सीन इन रिसेंटली न्यूज़, व्हाट इज़ इट? सो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है? एक फाइलिंग पोर्टल है जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का है। सेकंड बोलता है कि ऐसा इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया है मिडिवल पीरियड के जो मोनूमेंट्स थे उनको प्रिजर्व करने के लिए। एंड देन थर्ड स्टेटमेंट इज दैट इट इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होती है उसको कंजर्व करने के लिए। एंड देर इज नन ऑफ द अबव। सो जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ए है। ये एक फाइलिंग पोर्टल है जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर लॉन्च किया है। देखो ITAI, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो यहाँ से आप याद रख सकते हो इताई एतवार। सो क्या है? एक
ई फाइलिंग पोर्टल है, जो किसने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने लॉन्च किया था। ये इसका काम क्या है, इट इज़ लार्जली नरेटिव टू ट्रांसफॉर्म दैट द कंट्री इज अंडरगोइंग थ्रू डिजिटल मीडियम। ये किस लिए था, ये नरेट करेगा कि जो हमारी कंट्री है वो डिजिटल मीडियम के थ्रू अब चेंजेस हो रही है, इसलिए ई पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। अब ये क्या प्रोवाइड करेगा, एसेसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो ITAI के अंडर होगी, इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर काफ़ी अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी और ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी जब आप ई फाइलिंग का यूज़ करेंगे। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। सो ED काफ़ी आए दिन आपको न्यूज़ में दिखाई होगा, काफ़ी बार आपने सुना भी होगा। सो गवर्नमेंट कैसे ED का मिस यूज़ करती है। सो देयर इज़ अ फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, क्या एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। देन द सेकंड स्टेटमेंट इज दैट इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आती है। सो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इट इज़ एन फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये आपको याद रखना है। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट इज़ नॉट कम अंडर इट डज नॉट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। सो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंडर ये आती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखो इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट रेवेन्यू के अंडर आता है, जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंडर आता है। जो ED है इसके दो लॉज हैं, जैसे फेमा के अंदर ये जो भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके रिलेटेड ये ED का यूज़ किया जा सकता है, या मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो 2002 का है उसके अंडर इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स हैं वो IREA के हैं, इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के बारे में है। काफ़ी बार ये न्यूज़ में रहता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, इनके बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई इंडिया इसका मेंबर है, इट इज़ अ फाउंडिंग, या ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ IREA। सेकंड स्टेटमेंट है जो इसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है उनके एनर्जी के ट्रांजिशन में, ताकि वो सस्टेनेबली फ्यूचर एनर्जी अपना कंजर्व कर सकें। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। देखो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में नहीं है, अबू धाबी में है। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर, 74th फाउंडिंग मेंबर है। एंड देन द थर्ड स्टेटमेंट आल्सो करेक्ट। सो 1 and 3 विल बी योर आंसर, इट इज इन C ऑप्शन, सो C विल बी योर आंसर। इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कहाँ पे बनाई गई थी, बॉन जो कहाँ पे है, जर्मनी में है, 2009 में बनाया गया था। और इसके 164 मेंबर्स हैं और इंडिया इसका 77th फाउंडिंग मेंबर है एरिना का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जैसे मैंने बताया था अबू धाबी, कहाँ पे है, UAE में है। दो मोस्टली काफ़ी सारे इसके फंक्शन होते हैं, लेकिन जो मेजर फंक्शन है ये है कि कंट्रीज़ को हेल्प करता है ताकि वो सस्टेनेबली अपनी एनर्जी को डेवलप कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। और सेकंड है ये काफ़ी प्रमोट करता है क्या, सस्टेनेबल यूज़ को और हर एक फॉर्म को रीन्यूएबल एनर्जी की, ताकि उसको वापस से यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रिसेंटली ये वर्ल्ड का फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर जो प्रोड्यूस किया गया है, बताना हमें कहाँ पे ये प्रोड्यूस किया गया है, असम में, ढाका में, लाहौर में या गाना में। सो देखो ये रिसेंटली जो वर्ल्ड का फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट जो किया गया है वो है असम में। सो A विल बी योर आंसर। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड रिमेंबर दिस फैक्ट। अब ये न्यूज़ में क्यों था, जो वर्ल्ड का फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट जो है वो डेवलप किया गया है रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे प्लांटेड है, असम में। अब GM रबर क्या है, GM रबर ये होता है कि जब मॉडिफाइड किया जाता है ना, जब किसी एक्सटर्नल सोर्स से या सेकंड स्पीसीज़ को उसके अंदर मिक्सचर करके और जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है उस नेटिव स्पीसीज़ को, तो उसको कह सकते हो आप कि उसकी मतलब कि उसकी अडॉप्टेबिलिटी चेंज हो जाती है, ताकि कई बार कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे वो क्रॉप्स उगाई नहीं जाती है, तो वहाँ पे उगाने के लिए उसको मोल्ड करके उसको चेंज करके किया जाता है, तो उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अब इसके बारे में और जानते हैं। अब ये क्यों किया गया, क्योंकि जो नेचुरल रबर है ना, ये वार्म ह्यूमिड अमेजन फॉरेस्ट में है और ये नेचुरली सूटेड नहीं है हमारे यहाँ कोल्ड कंडीशन जो नॉर्थ ईस्ट की है वहाँ पे। सो विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया, और नॉर्थ ईस्ट जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का इंडिया में। और इसलिए इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया ताकि यहाँ पे और उगाया जा सके और इसकी प्रोडक्शन को और इंक्रीज़ किया जाए। अब नेचुरल रबर के बारे में जानते हैं। रबर जो है यूजली कहाँ पे, एक ट्री है उसका नाम है
ट्रीज़ है उसका नाम है हेविया ब्रासिलिनिया, उसकी लेटेक्स से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये एक इक्वेटोरियल करंट है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हर इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, एक बार पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ये इक्वेटोरियल क्रॉप है जो स्पेशलाइज्ड कंडीशन में इसको उगाया जाता है, और ये ट्रॉपिकल के साथ साथ सब ट्रॉपिकल रीजन में भी इसको उगाया जा सकता है। इसका टेम्परेचर जो है लगभग 25 डिग्री के आसपास या उससे ऊपर हो सकता है, लेकिन मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। रेनफॉल आपको 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 200 सेंटीमीटर। सॉइल यहाँ पे जो वेल ड्रेन्ड और एल्यूवियल सॉइल होनी चाहिए। सेकंड, और चीप और एडिक्वेट स्किल्ड लेबर चाहिए इसकी प्लांटेशन के लिए। और इंडिया जो है ना 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर इन द वर्ल्ड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इंडिया इज करंटली द 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर इन द वर्ल्ड। अब टॉप प्रोड्यूसर इंडिया में कौन सी स्टेट है? देखो नॉर्थ ईस्ट, हालांकि यहाँ पे काफ़ी वन ऑफ दी है, लेकिन टॉप में केरला आता है। सो देन केरला इज ऑन द टॉप, देन देर इज तमिलनाडु एंड देन देर इज कर्नाटक। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। टॉप प्रोड्यूसर जो है इंडिया के रबर, नेचुरल रबर के, इट इज़ केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। काफ़ी सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी हैं, और वो क्या है, रबर प्लांटेशन डेवलपमेंट स्कीम और रबर ग्रुप प्लांटेशन स्कीम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो 100% है इन प्लांटेशन क्रॉप में। कौन कौन से? रबर में, कॉटन में, टी, कार्डमम, पाम ऑयल ट्री एंड ऑलिव ऑयल ट्रीज। अगेन वी विल डिस्कस इट कि जो 100% FDI है वो किस किस में अलोक है। डायरेक्ट क्वेश्चन इसके रिलेटेड भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है रबर में भी 100% FDI है, कॉफ़ी में भी 100% है, देन देर इज़ टी, देन देर इज़ कार्डमम, पाम ऑयल ट्री और ऑलिव ऑयल ट्री। इन सब में क्या है, 100% क्या है, FDI है। मेजर प्रोड्यूसर ग्लोबली कौन है? सो थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, चाइना एंड देन इंडिया। सो ये सीक्वेंस आप याद कर लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन सी कंट्रीज करती हैं? थाईलैंड, देन उसके बाद इंडोनेशिया, देन देर इज़ मलेशिया, देन देर इज़ वियतनाम, देन देर इज़ चाइना, और उसके बाद आता है इंडिया। जो मेजर कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर में देखो ऐसा स्टेटमेंट आपको आ सकती है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द मेजर कंज्यूमर ऑफ नेचुरल रबर। बिल्कुल सही, वन ऑफ द, लेकिन फर्स्ट प्रोड्यूसर, फर्स्ट कंज्यूमर नहीं कह सकते। फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है वो चाइना, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर जो है नेचुरल रबर का वो इंडिया है, देन देर इज़ US, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। अगेन हम इस चीज़ को रिपीट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ग्लोबली प्रोड्यूस किया जाता है थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, चाइना और इंडिया। और मेजर जो कंज्यूम करती है कंट्री, उसमें इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट पे कौन आता है? चाइना, देन इंडिया, देन US, देन जापान, देन थाईलैंड, देन इंडोनेशिया एंड मलेशिया। इतना सब ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, टॉप 3 आप याद रख सकते हैं, मोर देन सफिशिएंट होगा। सो होपफुली हमने अच्छे से आज सारे आर्टिकल कवर किए हैं। सो थैंक यू वेरी मच।